नमस्कार दोस्तों। कक्षा 7 की जो भूगोल चला रहे हैं उसका चौथा चैप्टर है वायु। वायु कितनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। कितने संगठन इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या होती है और कितने परतों में वायुमंडल संरचना क्या है, इस चीज़ की चर्चा हम करेंगे। इसके पहले आप लोग वीडियो को देखते रहें, नोट्स बनाते रहें। तो आइए हम वीडियो में आगे की चर्चा करते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी है ये वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। ये हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है और सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तृप्त होकर जल सकते हैं और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः वह वायु राशि है पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। वायुमंडल का संगठन क्या है, हम देखेंगे। वायुमंडल का संगठन क्या है? वायुमंडल का संगठन क्या आप जानते हैं कि वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं। वास्तव में अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं, जिसमें वायु के विभिन्न संघटक के प्रतिशत के बारे में चर्चा कौन कितना प्रतिशत है। ये चीज़ों जो ये व्रत दिया है, इसमें दिया हुआ है कि 98% है ये नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, ऑर्गन है AR जिसे लिखते हैं हम 0.93% है, और अन्य सभी में 0.04% होता है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु में नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। कौन सी गैस है? प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस हैं। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। कौन कौन? मनुष्य और पशु बाहर निकालते हैं। मनुष्यों द्वारा तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादप द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। देखेंगे वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना जो है ये देखेंगे। वायुमंडल संरचना क्या है? हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो
पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल मैंने चर्चा पीछे 6 में कर रखी है। ध्यान रखना है कि ये क्षोभ मंडल, जो क्षोभ मंडल है, ये परत वायुमंडल सबसे महत्वपूर्ण परत है। कौन सी परत है? सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, कितनी? 13 किलोमीटर, कितनी? 13 किलोमीटर। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर आती हैं। कौन कौन सी? वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण जो है ये सब क्या होता है? क्षोभ मंडल के अंतर्गत आती है। अब बात करनी है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर एक भाग समताप मंडल कहलाता है। कौन सा? क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। कितना किलोमीटर ऊंचाई? 50 किलोमीटर। ये परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन जैसी ओजोन गैस का परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। आगे बात करेंगे मध्यमंडल की। ये वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। ये लगभग 80 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। अब बात करेंगे वायुमंडल की। वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार। अब यहाँ एक चीज़ देखेंगे कि जो चित्र है, सबसे जो निचली परत है वो क्या नाम है? क्षोभ सीमा, यानी क्षोभ मंडल। ये क्षोभ मंडल है। ये समताप मंडल, ये मंडल जो समताप मंडल है, यहाँ से ये जो है ये इसमें ये एरोप्लेन वगैरह ओजोन परत पाया जाता है। इसके ऊपर रहता है समताप सीमा, यहाँ से यहाँ तक है जो ये भाग इतना। इसके बाद में ऊपर आता है मध्यमंडल की सीमा, मध्य सीमा, वायुमंडल और बहिर्मंडल। गौरमंडल आयन मंडल भी होता है, ध्यान रखना है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। कौन सी परत का? बात कर रहा है कि वाह्य की बात कर रहा है, वायुमंडल की। तो रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। अब चर्चा करेंगे बहिर्मंडल की। बहिर्मंडल क्या है? बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, ये वायु की पतली परत होती है, हल्की होती है, साफ होगा। हल्की गैसें हीलियम एवं हाइड्रोजन से अंतरिक्ष में तैरती है। मौसम एवं जलवायु, यहाँ पे ध्यान देना है कि खासकर मौसम शब्द की मैंने कल बताया था। मौसम शब्द कहाँ से लिया गया है, किस वर्ड से लिया गया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मौसम एवं जलवायु, क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा? धूप निकलेगी? इतनी बार हम क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। ध्यान ज़्यादा नहीं देना, कुछ खास नहीं है। तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता है। मौसम वायुमंडल की परतें, घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम की किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम को दैनिक
पूर्वानुमान क्यों करते हैं? पृथ्वी की जो ऊर्जा है, पृथ्वी की ऊर्जा ये जो दी हुई है, दिया है 20 करोड़ भाग का केवल 1-2 अरबों प्राप्ति करती है। तापमान देखेंगे, ये मैंने बात की थी अभी, मौसम के जलवायु तापमान की बात करेंगे। वायुमंडल का तापमान केवल दिन, वायुमंडल का तापमान, जो वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतुओं में के अनुसार बदलता है। शीत ऋतुओं की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। आपतन की बात करें, आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसमें पृथ्वी रोक लेती है, आपतन कहलाती है। आपतन सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा के ध्रुवों से घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घट जाता है। क्या गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें और धातु कंक्रीट और उससे बने भवन हो जाते हैं। रात के समय ये ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। यहाँ देख लेते हैं, तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार जो है एडल्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस का जमता है, 60 डिग्री पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतः वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट जा सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष रक्त स्रावित हो सकते हैं। वायुदाब बात करेंगे। वायुदाब में ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे शरीर पर उच्च वायुदाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। ये इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपरी सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडल दाब कहलाता है। डेफिनेशन नोट कर लेनी है, डेफिनेशन जो है नोट कर लेनी है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर ये घटता जाता है। वायु दाब क्षैतिज वितरण इसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। ये निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप ये भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। क्या याद रखना है? वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब
क्षेत्र की ओर गति की पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। जब ये सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है तथा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है, कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। तेज पवन के कारण समस्या उत्पन्न हो जाती है और पवन को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। तब तक देख लेते हैं कि कौन कौन सी पवनें क्या हैं। पवनों का नाम उनके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन पश्चिमी पछुआ पवन कहलाता है। ये 3 पवनें हैं। कौन कौन सी? स्थायी पवनें, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनों, स्थायी पवनें एवं ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। स्थायी पवनें मतलब वो स्थायी है, वर्ष भर चलती रहती है। मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें कौन सी हैं? मौसमी पवनें हैं। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन, जो क्या होता है, किसी छोटे क्षेत्र वर्ष या दिन में किसी विशेष समस्या से चलती हैं, विशेष समय चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी गर्म क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, जो लू कहते हैं? नोट डाउन रखना है, नोट डाउन करते रहना है। जैसे उच्च दाब ध्रुवीय पवन, ये पवनें कहाँ से आ रही हैं, कहाँ को जा रही हैं, ये सब चीज़ें नोट डाउन करना है। ये चित्र देख लेना है। भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी पूर्व व्यापारी पवनें हैं। फिर उस पर खासकर उपोष्ण उच्च दाब हॉर्स अक्षांश हैं। यहाँ पे ये चीज़ देख लो, एक सेकेंड, ये देखो, ये जो दी है भूमध्य रेखा की निम्न दाब है, ये बाद में इसके ऊपर उत्तर पूर्वी व्यापारी पवनें हैं। फिर हॉर्स अक्षांश हैं, सनातन पछुआ हैं, अधोई निम्न दाब हैं। ये सेम जो पवनें हैं इधर भी होती हैं। अब समुद्री समीर, क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की ओर मैंने बता रखा है। अब देखना है कि चक्रवात प्राकृतिक आदेश, ये आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये जो है स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी देख लेंगे। आर्द्रता के बारे में चर्चा करेंगे। आर्द्रता, जब जल क्या करेंगे, आर्द्रता, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलवायु से वाष्पित होता है तो ये वाष्पन बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में किसी भी समय कहते हैं, जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे आर्द्र दिन, जब जलवायु में क्या होते हैं, वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो क्या कहते हैं, आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे गर्म होती है, वायु गर्म होती जाती है, उसकी वाष्पन जो जलवाष्प धारण करने की क्षमता है बढ़ती जाती है और इस प्रकार अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, हमारे शरीर में पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। उदाहरण ध्यान रखना है खासकर, जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सके तभी वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकलती नमी संग्रहित हो जाती है। वायु की गतिमान न रहने की स्थिति में संग्रहित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में
दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण कहलाता है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। ध्यान देना है। पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल का ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। वर्षण के रूप में ये ध्यान देना है, वर्षण के रूप हिम, सहिम, वृष्टि तथा ओला है। तो यहाँ तक चैप्टर समाप्त हुआ है दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। अगर जो नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं करा तो नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि आपको लग रहा होगा कि मैं एक लाइन टू लाइन पढ़ता हूँ, ये इसलिए पढ़ता हूँ ताकि आपकी जर्नी में कभी ये ना कहना पड़ जाए कि मुझे ये नहीं बताया गया था, आपने ये हाईलाइट नहीं किया। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि जो मैं हाईलाइट करूँ वही आए, लेकिन आशा पूरी होती है कि वही आएगा। कुल मिला के बात यह है कि खुद से कमी नहीं छोड़नी। ये एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सीधे उठता है, कहीं से भी उठ सकता है। एनसीईआरटी जो होती है ये बहुत ही पावरफुल किताब है। हर किताबों में इसके कुछ न कुछ गुण पाए जाते हैं। तो कोई भी किताब हो, एनसीईआरटी के बिना यूपीएससी क्रैक करना अपने आप में एक लंबी चुनौती है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन छोड़ना भी नहीं। ये ज़रूरी नहीं कि एनसीईआरटी पढ़ करके आप यूपीएससी क्रैक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने से आपका जो बेस मजबूत होता है उससे आप अच्छा कर सकते हैं। अच्छा करने के लिए एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, और आशा करता हूँ कि आप पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।